हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसी क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करेंगे, और जो जो क्वेश्चंस आपके अभी तक नहीं हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और साथ ही कुछ प्रश्न, जैसे कि मैंने आपको होमवर्क में भी एक क्वेश्चन दिया था और आज के सेशन में भी कुछ क्वेश्चंस आपको स्वयं से हल करने हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और साथ ही साथ अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपकी एक बार क्या हो जाती है, तैयारी हो जाती है उसको लिखने की और सॉल्व करने की। ओके, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे बच्चों 2022 का। ये सारे प्रश्न आपके हो गए थे। इसमें लास्ट सेशन में हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा था मास परसेंट निकालने का, तो उसमें हमने मास परसेंट कैलकुलेट किया था। अगर मास परसेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन था, ठीक है, जहां पर आपको क्या करना था, मास परसेंट कैलकुलेट करना था। बेंजीन को टेट्राक्लोराइड के साथ मिलाया गया था और बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, साथ ही कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना था उसमें। ओके, यहाँ पर हमने पीपीएम में सांद्रता ज्ञात की थी। ये सारे क्वेश्चन सोल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने आपको करा रखे, ठीक है। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि जो और हेलोजन होते हैं वो +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपका एक तो फ्लोरीन का क्या है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और बाकी जो हेलोजेंस हैं, और आपका फ्लोरीन में और डी ऑर्बिटल्स भी नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, ये आपका प्लस में कोई भी -1 के अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपका शो नहीं कर रहा है, ठीक है। एल्कोसोल और एरोसोल के बारे में सीखा था कि क्या होता है। एल्कोसोल आपका क्या होता है, जब डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्सन मीडियम आपका अल्कोहल होता है तो उसको एल्कोसोल कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका था सोल्यूशन ऑफ सेल्यूलोज नाइट्रेट इन एथाइल अल्कोहल। ओके, जबकि एरोसोल क्या है आपका, जब डिस्पर्स फेज लिक्विड और सॉलिड होगा और वहीं पर डिस्पर्सिंग मीडियम आपका क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, तो या गैस हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, एरोसोल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल भी देखा हमने, फॉग हो गया, स्मोक हो गया, मिस्ट हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, होमवर्क में क्वेश्चन दिया था हार्डी शूजे का नियम समझाइए, एक्सप्लेन हार्डी शूजेस लॉ। तो हार्डी शूजेस का लॉ क्या है, द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लॉक्यूलेटिंग आयन एडेड, the greater is its power to cause precipitation. Okay, this is known as Hardy-Schulze. Hardy-Schulze ने कौन सा नियम दिया था, the greater the valency of the flocculating ion, जो फ्लॉक्यूलेटिंग आयन ऐड किया जा रहा है जितनी ज्यादा उसकी वैलेंसी होगी, द ग्रेटर इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन, उतनी ही ज्यादा उसकी प्रेसिपिटेट कॉज करने की पावर हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि फ्लॉक्यूलेटिंग आयन की वैलेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो जाता है, आपका प्रेसिपिटेशन का पावर भी बढ़ता जाता है। द कोगुलेशन पावर इंक्रीज विद द वैलेंसी ऑफ एन आयन, यानी किसी आयन का जब वैलेंसी बढ़ रही है उसके साथ साथ उसकी कोगुलेशन की पावर भी बढ़ती जाती है। ओके, फॉर एग्जांपल इन द कोगुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सॉल्यूशन, अगर कोई नेगेटिव सॉल्व है आपका और उसमें कोगुलेशन है, उसका कोगुलेशन, द ऑर्डर ऑफ फ्लक्चुएटिंग पावर कैन बी डिपिक्टेड एज, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है आपको कि सिमिलरली इन द कोगुलेशन ऑफ अ पॉजिटिव सॉल्यूशन द ऑर्डर ऑफ फ्लक्चुएटिंग पावर कैन बी डिपिक्टेड एज, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे, पहले आंसर आपने किया होगा क्योंकि ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। तो किसी का ऑर्डर ऑफ फ्लक्चुएटिंग पावर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर Al3 प्लस Ba2 प्लस Na प्लस। तो बच्चे क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, सबसे ज्यादा जो वैलेंसी है वो कौन दिखा रहा है, एल्यूमिनियम दिखा रहा है +3, ठीक है। तो उसकी फ्लॉक्यूलेटिंग पावर भी क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है फ्लॉक्यूलेटिंग पावर का। तो जैसे जैसे क्या हो रही है, वैलेंसी डिक्रीज करती जा रही है, वैसे वैसे फ्लॉक्यूलेटिंग पावर भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और सिमिलरली इन द कोगुलेशन ऑफ अ पॉजिटिव सोल्यूशन, ये नेगेटिव सोल्यूशन के लिए था, लेकिन पॉजिटिव सोल्यूशन में द ऑर्डर ऑफ फ्लॉक्यूलेटिंग पावर कैन बी डिपिक्टेड एज, यहाँ पर एग्जांपल है FeCN6
4 नेगेटिव, PO4 थ्राइस नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है बच्चे, यहाँ पर भी हमें वैलेंसी जो है वो कम होते हुए दिख रही है। ठीक है, FeCN6 में 4 नेगेटिव है, जो उसका आवेश ऊपर चार्ज लगा हुआ है, PO4 नेगेटिव में 3 नेगेटिव है, SO4 में 2 नेगेटिव है, Cl क्या है 1 नेगेटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करता है, गेन करता है। तो इस तरीके से जो सबसे पहले कहा था, द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लक्चुएटिंग आयन, जितनी ज्यादा किसी भी आयन की, फ्लक्चुएटिंग आयन की वैलेंसी होगी, उतना ही ज्यादा, द ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन, उतना ही ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा प्रेसिपिटेशन का। ओके, नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाकर किसी कोलाइडी विलयन की स्कंदन क्रिया के लिए हार्डी-शुल्जे ने निम्नलिखित 2 नियम दिए, जिन्हें हार्डी-शुल्जे नियम कहा जाता है। कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए मिलाए गए वैद्युत अपघट्य के वे आयन सक्रिय होते हैं जिनका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है, या सॉल को स्कंदित करने वाले आयन की शक्ति आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। यही हमने कहा, समान संयोजकता वाले आयनों की स्कंदित करने की शक्ति तथा मात्रा समान होती है, अधिक संयोजकता वाले आयनों की स्कंदन क्षमता अधिक होती है, यानी कोगुलेशन जिसे या फ्लक्चुएटिंग पावर आप इसे कह रहे थे। अर्थात हार्डी-शुल्जे नियम के अनुसार आयनों की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, आयनों की स्कंदन शक्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है, जैसे जैसे उनकी वैलेंसी बढ़ रही है। ओके, चलिए, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला है आपका PT NH3 होल टॉइस ClNO2। ओके, तो डाई अमाइन, क्लोरिड, ओ नाइट्रो एंड प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, और ख है आपका K3Cr C2O4 होल थ्राइस, तो K3 पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड। ओके, तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की का क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा। ठीक है, सहसंयोजन संख्या बताने के लिए आएगा, साथ ही एक क्वेश्चन जरूर आएगा जहां पर IUPAC नेम आपको लिखना होगा। ठीक है, तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, सारे जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका नाम लिखने के जो भी रूल्स थे उनको अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता तथा मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। ये प्रश्न भी आया है आपके एग्जाम में। डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जिसे K से डिनोट करते हैं, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल, SI यूनिट इज S per m, कॉमन यूनिट इज S per सेंटीमीटर। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन concentration that is on dilution. This is because with dilution the degree of dissociation increases and the total number of current carrying ion increases but the number of ion per unit volume decreases. तो चालकता क्या है, किसी विद्युत अपघट्य विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विलयन की चालकता या विद्युत अपघट्य की चालकता कहते हैं। ठीक है, तो चालकता बच्चों आपने पढ़ी है, चालकता क्या होती है कि विद्युत का चालन किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, ठीक उसी से, यानी कि करंट किस प्रकार से फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करता है उस मटेरियल पे जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, साथ ही किस तरह से उस मटेरियल का आपकी लेंथ है, साथ ही ब्रेड्थ है, यानी कि उसकी लंबाई हो गई या उसकी मोटाई हो गई, उस पर निर्भर करता है चालक के। ठीक है, और ये तो आप किसी सॉलिड के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन विद्युत अपघट्य में चालकता क्या कहेंगे कि विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध होता है बैरियर, यानी कि हम बैरियर लगा देते हैं करंट फ्लो होने के बीच में। ठीक है, या आयंस का फ्लो हो रहा है तो वहां पर आप क्या करेंगे, आपने कोई प्रतिरोध लगा दिया है, रोकने का काम करेंगे। ठीक है, तो ठीक उसी के विपरीत क्या हो जाएगा, चालकता हो जाएगी। तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, विलयन की चालकता या विद्युत अपघट्य की चालकता कहेंगे। ठीक है,
और मोलर चालकता क्या है, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता विलयन की चालकता को विलयन की सांद्रता से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। ठीक है, यानी अब जो मोलर चालकता हम कह रहे हैं वो क्या है, जब आप विलयन की चालकता जो होगी, कंडक्टिविटी है, वो निकाल लेंगे, उसको क्या करेंगे, विलयन की जो सांद्रता है, ठीक है, विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, उससे क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या हैं बच्चे, पहले तो ध्यान दीजिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो आपको फोकस किस पे करना है, मेटल्स पे करना है। तो धातुओं के जो जो गुण है वही ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो धातुएं कैसी होती हैं बच्चे, मैलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, यानी आपकी आघातवर्ध्य हैं, तन्य हैं, ठीक है, और क्या है, चालक हैं, ऊष्मा और विद्युत की ध्वन्यता का गुण इनमें है, ठोस है, ठीक है, साथ ही कठोर भी हैं। और क्या है इनकी प्रॉपर्टीज बताओ, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, अभिलक्षण क्या है, खाली डी कक्षक होंगे, या जिनको आप आधे भरे हुए कह रहे हैं। ओके, सारे क्या हैं आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो इन्हीं को आप इलेबोरेट करके लिख लेंगे, आघातवर्ध्यता, तन्य, चालक, ध्वन्यता, ठोस, कठोर, खाली, डी कक्षक, डी ब्लॉक के तत्व हैं। और आप क्या कह रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उच्च हैं, चमकदार है ये, ओके। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्वों में कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जा सकते हैं वो बताने, यानी तत्वों के नाम आप बताएंगे कि ये तत्व आपके संक्रमण श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, जबकि ये डी ब्लॉक के ही, ठीक है ना। तो पहले आप बताइए संक्रमण श्रेणी के तत्व कौन से हैं। तो संक्रमण श्रेणी के तत्व आपके कौन से बच्चे, the elements in which the atom or ion contains partially filled d orbitals are called transition elements। ठीक है, जिनमें क्या मिल रहा है आपको, जिनमें आपको partially filled d orbital यानी आधे भरे हुए d कक्षक मिल रहे हैं, वो सारे आपके क्या हैं बच्चे, वो आपके हैं ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व। ठीक है, The elements in which the atoms or ions contain partially filled d orbitals। ठीक है, संक्रमण तत्व और संक्रमण श्रेणी के तत्व किनको कहा गया बताओ। संक्रमण श्रेणी, जब हम डी ब्लॉक को पढ़ रहे थे, डी ब्लॉक यानी कि ऐसे तत्व आवर्त सारणी में जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है ना, कितने प्रकार की सबशेल्स पढ़ी हैं, 4 प्रकार की सबशेल्स पढ़ी हैं, S-P-D-F, 4 प्रकार की सबशेल उपकोष पढ़े हैं। ठीक है, इन 4 प्रकार की उपकोषों में फिर अलग अलग प्रकार के कक्षक पाए जाते हैं। एस में एक ही प्रकार की कक्षक है, वहीं पी में 3 प्रकार की 3 कक्षक है यानी पी के। ठीक है, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। वहीं पर डी में आपके 5 कक्षक आते हैं और एफ में आपके कितने आ जाते हैं बच्चे, एफ में आपके आ जाते हैं 14। ठीक है, तो इस तरीके से हम कक्षकों की संख्या देख रहे थे। तो उन्हीं कक्षकों में बात कर रहे हैं कि डी की अगर 5 कक्षक हैं तो उन 5 कक्षकों में से किसी न किसी कक्षक में इन तत्वों का जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वो जा रहा होगा, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, डी ब्लॉक के तत्व कहा जा रहा है।
अब इन डी ब्लॉक के तत्वों में कुछ तत्वों को संक्रमण श्रेणी यानी ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स कहा गया है। तो क्यों कहा गया है? क्योंकि उनमें पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। पार्शली फिल्ड यानी कि आप बोल सकते हो आधे भरे हुए या आधे खाली क्या है, डी कक्षक वहां पर उपस्थित हैं। तो उनको क्या कहा गया बच्चे? उनको कहा गया संक्रमण तत्व यानी कि आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। They lie in the D block of the periodic table and show a transition of properties between S block and P block elements. आपने क्या देखा है जब आप पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि मैम सबसे लेफ्ट में जो है वो S ब्लॉक है, ठीक है, राइट में आपका क्या है, P ब्लॉक है, ठीक है, यही देखा था। और बीच में आपका क्या आता है? बीच में आता है आपका D ब्लॉक, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि S और P ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके बीच में कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी और वहीं पर ये सारे तत्व लाई करते हैं यानी कि पाए जाते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है? संक्रमण तत्व कहा जा रहा है। तो संक्रमण तत्व क्यों कहा जा रहा है? बस इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं इस वजह से, ठीक है। तो चलिए नोट करेंगे। ऐसे तत्व जिनमें आधे भरे डी कक्षक, नोट करिए, पाए जाते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु भी कहीं कहीं आएगा, ठीक है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये डी ब्लॉक के तत्व हैं जो कि S एंड P ब्लॉक के मध्य में पाए जाते हैं, ठीक है। वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक, ठीक है, यही है। देन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये तो मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बता दिया कि संक्रमण धातुएं या संक्रमण तत्व आपके होते क्या हैं। प्रश्न क्या पूछा गया था? कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जाते, ठीक है, इस पर फोकस कीजिए। ये तो हमने कहा कि संक्रमण तत्व कौन से हैं, संक्रमण तत्व किस कौन कौन से नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, ये आपका आंसर है, जिंक, कैडमियम और मर्करी कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ट्रांजिशन एलिमेंट एज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल। क्या कहा गया बच्चे? हमने क्या बोला? सिंपली बात है, पीछे के बच्चे बात नहीं करेंगे नारायण मगर। हमने क्या कहा कि जहां पर आधे भरे हुए डी कक्षक हैं उनको संक्रमण तत्व कहा गया, ठीक है। यानी कि क्या है? डी कक्षक है 5, ये 5 डी कक्षक है, जिसके भी पास यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि इस जिसके भी पास ऐसी कोई संरचना आपको देखने को नहीं मिल रही है, यानी D10 नहीं हो रहा है किसी का भी, तो उसको आप क्या कहेंगे बच्चे? उसको कहेंगे आप ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व, T लिख रही हूं मैं, ठीक है। लेकिन जिसके भी पास D10 होगा, ठीक है, जिसके पास D10 नहीं होगा यानी कि जिसके पास पूर्ण भरे हुए कक्षक नहीं है, अगर उसके पास D1 है, D2 है, D3 है, D1 D2 से समझ रहे हैं, यानी कि D ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, D में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं ना। पूर्ण भरे हुए से क्या तात्पर्य है बच्चे? कि 10 इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में होने चाहिए, ठीक है। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो तब वह संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। और 10 से कम कितने भी हैं, ठीक है, 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 4, 3, 2, 1 आएंगे, तो जिनमें भी इतने इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आएंगे। क्योंकि हमने कहा कि जिंक, कैडमियम, मर्करी कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज एज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल, यानी कि उनमें
आप लिखेंगे जिंक कैडमियम मरकरी में पूर्ण भरे हुए डी कक्षक हैं। अतः ये संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं है। क्लियर है? यानी डी ब्लॉक में आपके तत्व जो हैं वो सारे संक्रमण श्रेणी के नहीं है, मैक्सिमम है जो संक्रमण श्रेणी में आ रहे हैं। यानी कि ज्यादातर डी ब्लॉक के तत्व कैसे हैं बच्चे, जिनमें अयुग्मित डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन या फिर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल यानी कि आधे भरे हुए डी कक्षक पाए जा रहे हैं। लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे हैं डी ब्लॉक में, ये भी आपके आते कहाँ हैं, ये भी डी ब्लॉक के ही तत्व हैं। मतलब इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो डी ब्लॉक में ही जा रहा है, लेकिन डी ब्लॉक में जाने के बाद वो D10 हो रहा है, यानी कि डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरी जा रही है। डी की जो 5 ऑर्बिटल बनती हैं उन 5 में ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2-2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। अगर पूछा जाता है कि संक्रमण, 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका संक्रमण श्रेणी के तत्व कौन से ब्लॉक में आते हैं, तो आप बताएंगे डी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, या आपको पूछा जाएगा कि जैसे जिंक कैडमियम मरकरी को संक्रमण श्रेणी का तत्व क्यों नहीं कहा जा रहा है, तो आप बताएंगे कि डी कक्षक चूंकि पूर्ण रूप से भरे हुए हैं इस वजह से उनको संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, ऑल्दो दे आर इन डी ब्लॉक, ओके, जबकि वो किसमें है, आपके डी ब्लॉक के तत्वों में आते हैं। ओके, चलिए इसी का आपका ख वाला पार्ट था जो 19 का। ठीक है, 19 का क हमने देखा संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या क्या होते हैं। ख हमारा था डी ब्लॉक के तत्वों में पहला था कि संक्रमण तत्व नहीं कहे जा सकते हैं, और इसी का सेकंड है आपका संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय क्यों है। ठीक है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं कि ये जो संक्रमण तत्वों के बारे में आपने पढ़ा, जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ करके बाकियों को आपने क्या बोल दिया, बाकियों को बोल दिया इनके पास, इन बेचारों के पास तो है ही नहीं 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, तो ये क्या हो गए, ये हो गए संक्रमण श्रेणी के तत्व। तो तत्व कैसे हैं आपके, ज्यादातर सभी धातुएं हैं तो उनको संक्रमण धातुएं भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना, संक्रमण तत्व भी वही है, संक्रमण धातुएं भी वही हैं। ठीक है ना, और इनमें अधिकांश जो यौगिक होंगे, इनके जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कैसे होंगे बच्चे, वो होंगे अनुचुंबकीय। तो वो क्यों हैं, तो हमने क्या बोला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, संक्रमण धातुएं या संक्रमण तत्व वो हैं जिनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है। और पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी के पास, ठीक है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि पूर्ण भरे हुए डी कक्षक। ठीक है, 10 नहीं है, सपोज आपका 1 है या 2 है, 3 है, 4, 6, 7, 8 इतने हैं। ठीक है, 5 वाले में आप क्या करते हो, एस में 1 ले जा लेते हो तो D4 नहीं होता है, D5 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से D9 भी नहीं होता है, D10 हो जाता है। तो इस तरीके से आप करते हैं। इनमें से आप कोई भी अगर भरते हैं तो कैसा आपकी फिलिंग कैसी होती है बताओ, 11th में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसे होगी, पहले आप सारे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भरेंगे, फिर पेयरिंग शुरू होगी, यानी कि पहले सभी ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड किया जाता है, यानी सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाना आवश्यक है। उसके बाद आप 2-2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वही यहां आ गया, तब भी अनपेयर्ड है, 2 आ गया तब ये यहाँ है, तब भी ये कैसे है, अनपेयर्ड यानी अयुग्मित, युग्म नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है, कपल नहीं बन रहा है ना, सिंगल सिंगल है। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके तो तब भी 3 आ गए, 4 हो गए तो तब भी अयुग्मित है, 5 हो गए तब भी अयुग्मित है, 6 हो गए तब भी अयुग्मित है, 7 है तब भी अयुग्मन है, इन वाली का तो है ही ना अयुग्मन, फिर 8 तब भी अयुग्मन, 9 हो गए तब भी अयुग्मित है। ठीक है, तो D10 से कम बोल रही हूं मैं। तो ज्यादातर संक्रमण धातुएं क्या दिखा रही है, D10 से कम वाला दिखा रही है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी सबशेल कैसी, डी जो ऑर्बिटल है वो कैसी है, आधी भरी हुई है, और उसी के कारण आधी भरी हुई डी कक्षकों के कारण क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आपको यहां पर बताया, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसके कारण, चूंकि डी कक्षक पूर्ण रूप से नहीं भरा हुआ है इसलिए उसमें क्या पाए जा रहे हैं बच्चे,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। और यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म को या अनुचुंबकत्व को क्या करते हैं, राइज करते हैं या बढ़ाते हैं। ईच सच इलेक्ट्रॉन हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट ड्यू टू इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंट। ट्रांजिशन मैटर्स हैव इन इट्स ग्राउंड स्टेट और आयनाइज्ड स्टेट हैव नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स which gives it a paramagnetic behavior। ओके, यानी कि क्या समझ आया, कुछ नहीं बताना है क्योंकि हमें पता है, हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि चूंकि वहां पर क्या है, डी कक्षक आधे भरे हुए हैं, तो उन आधे भरे हुए डी कक्षक के कारण डी कक्षक में अयुग्मन देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉनों का। इलेक्ट्रॉन चूंकि अयुग्मित हैं, इसी वजह से अनुचुंबकत्व या जितने भी संक्रमण धातुएं हैं या उनके जो यौगिक हैं वो अनुचुंबकीय, ठीक है, नोट करेंगे बच्चे। संक्रमण धातुओं में आधे भरे डी कक्षक पाए जाते हैं, अतः अधिकांश इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। इन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये यानी संक्रमण तत्व, ठीक है, अनुचुंबकीय है। समझ आ गया, कुछ नहीं लिखना है। अनुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि हमने पहले बोला था, अभी हमने पढ़ा था, सीखा था कि आधे भरे हुए डी कक्षक है। आधे भरे डी कक्षक से क्या तात्पर्य है कि वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और उन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय व्यवहार, अ से ही आ रहे हैं दोनों, ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यानी कि पेयरिंग नहीं हो रही है, एक ऑर्बिटल में जितनी भी 5 ऑर्बिटल हैं आपकी, उनमें पांचों में 2-2 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे, ठीक है ना, किसी न किसी में एक इलेक्ट्रॉन अकेला रह रहा है और वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण आपका जो तत्व है या उससे बना हुआ कोई भी यौगिक है वो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। चलिए कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के लिए भी दिए जाएंगे। अब ये प्रश्न चूंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया है तो आपको पता होना चाहिए कि संक्रमण तत्वों के बारे में, धातुओं के बारे में जरूर पूछा जाता है डी ऑर्बिटल की बात जब भी होती है, ठीक है, या डी ब्लॉक का चैप्टर आप जब भी पढ़ते हो, ठीक है ना। 8th चैप्टर है ना आपका डी ब्लॉक, 7th चैप्टर आपका क्या है, पी ब्लॉक। चलिए, पदार्थों में अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। तो प्रतिचुंबकीय भी याद रखेंगे, प्रतिचुंबकीय कब कहा जा रहा है उनको, जब उनमें क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है, यानी पेयरिंग हो रही है। संक्रमण धातु आयनों में प्रतिचुंबकत्व तथा अनुचुंबकत्व दोनों होते हैं। दोनों कैसे हो रहे हैं, आप ध्यान दो, दोनों कैसे हो रहे हैं, अनुचुंबकीय भी और प्रतिचुंबकीय, क्योंकि हमने कहा कि जो आपका क्या है, जिंक हो गया, हमने मरकरी की बात की, वहां पर क्या है, पूर्ण भरे हुए डी कक्षक है, तो जो पूर्ण भरे हुए हैं वो प्रतिचुंबकीय होंगे, सिंपल सी बात है। जहां पूर्ण भरे डी कक्षक मिलेंगे वो कैसे होंगे बच्चे, वो होंगे आपके प्रतिचुंबकीय। ओके, तो पूर्ण, प से पूर्ण, प से आपका प्रतिचुंबकीय, ठीक है। और दूसरा, जहां आपके अयुग्मित, पूर्ण भरे से मतलब क्या है आपका यहाँ पर, युग्मित इलेक्ट्रॉन, जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको पाए जाएंगे वो क्या होंगे,
अनुचुंबकीय होंगे। ठीक है, तो प्रश्न यही था कि ज्यादातर अनुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि अधिकांश यानी ज्यादातर में क्या है, आधे भरे हुए डी कक्षक है। तो अ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अ से अनुचुंबकीय। ओके, तो इस तरीके से क्या कहा जा रहा है, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबक तो दोनों होते हैं, अर्थात इनमें दो विपरीत प्रभाव पाए जाते हैं, इसलिए परिकलित चुंबकीय आघूर्ण इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण माना जाता है D0। ठीक है, D0 यानी कि D0 जब D में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो स्कैंडियम 3+। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, टाइटेनियम 4+ यानी कि टाइटेनियम 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और D10 वाला यानी कि जब D में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो किसका है, Cu+ Zn2+ वाला केस है। विन्यासों को छोड़कर संक्रमण धातुओं के सभी सरल आयनों में क्या होता है, N-1 D उपकोषों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये अधिकांशतः क्या है, अनुचुंबकीय होंगे। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। होपफुली आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन पेपर देख रखा है तो स्वयं से भी हल करने का प्रयास करेंगे, प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आप एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे। ओके, और आपका कोई डाउट होगा, कोई मन में प्रश्न होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।